कोशिका विज्ञान बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट सेकंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ में हम उपस्थित हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे ने 1955 में की थी। ये डमरू की आकृति के लगभग गोलाकार संरचनाएं होती है जो 140 से 160 एंगस्ट्रॉम व्यास वाली सघन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से और अंतःपृथ्वी जालिका पर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर रहकर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण जीवित कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कोशिका की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। क्लाउडी ने 1941 को राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं में संघनित कणिकाओं के रूप में देखा था और इनको माइक्रोसोम नाम दिया। क्लाउडे 1941 और माइक्रोसोम, किंतु पैलाइडो ने 1955 में राइबोसोम्स की पुष्टि की थी। इनका नाम राइबोसोम रखा। प्रत्यक्ष रूप से कोशिका में आरएनए की मात्रा पर राइबोसोम्स की संख्या निर्भर करती है। रैबिट की रेटिकुलोसाइट्स कोशिकाओं में इनकी संख्या 1×10⁵ प्रति कोशिका होती है। एस्चेरिचिया कोलाई में इनकी संख्या 2000 से लेकर 20,000 तक होती है। भोजन की प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी संख्या में कमी आ सकती है। राइबोसोम के आकार में पर्याप्त समरूपता देखने को मिलती है। बैक्टीरिया में 18 नैनोमीटर तथा जंतु या पादप कोशिकाओं में 20 से 22 नैनोमीटर आकार के राइबोसोम्स होते हैं। चपटे और गोलाकार होते हैं। राइबोसोम्स की कोशिकाओं में उपस्थिति बताइए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, किंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए भी रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़े हुए भी रहते हैं। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इस प्रकार की जो कोशिकाएं जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है वह सक्रिय रूप से संश्लेषण के कार्य में संलग्न होती है, जैसे कि अग्नाशी की कोशिकाएं, रुधिर की प्लाज्मा कोशिकाएं, एंजाइम स्रावित करने वाली कोशिकाएं, ग्रंथि की कोशिकाएं, ऑस्टियोसाइट सेल्स, इन राइबोसोम इनमें झिल्लियों में पाए जाते हैं। लेकिन रेटिकुलोसाइट्स कोशिकाएं और पादप की मेरिस्टेमिक कोशिकाओं और यीस्ट कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। राइबोसोम के कार्य लिखिए। बता दिया, राइबोसोम कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना है। सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आनुवंशिक पदार्थों में डीएनए और आरएनए में जो कोड नीति होते हैं उस कोड नीति श्रृंखला के अनुसार प्रोटीन की श्रृंखला में परिवर्तित करने का कार्य ये काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति के ऊपर पाए जाते हैं और आरईआर का निर्माण करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कई कोशिकाओं की जो मरम्मत है और रासायनिक प्रक्रियाओं को निर्देशित करने का कार्य प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उस प्रोटीन का संश्लेषण अमीनो अम्लों के द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को कीट की पेशियों से अलग किया। फ्लेमिंग ने 1882 में इन संरचनाओं को फिल्ला या फाइला कहा। अल्टमैन ने 1894 में इसको बायोप्लास्ट कहा और वेंडर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोलिकर 1880 माइटोकॉन्ड्रिया कीटों की पेशिकाओं में, फ्लेमिंग 1882 फिल्ला, अल्टमैन ने 1894 बायोप्लास्ट और वेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सीवर्स ने 1904 में निम्फिया नामक पौधे में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा। 1908 में क्लॉडियस रिगार्ड ने यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन और लिपिड होते हैं। 1912 में बेंजामिन एफ किंग्सबरी ने बताया कि यह संरचना कोशिका की श्वसन से संबंधित होती है। कोशिकीय पाचन से आप क्या समझते हो? तो केवल रोगजनक परिस्थितियों
या कोशिका मृत होने पर, कोशिका की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने पर, विषाक्त अवस्था होने पर, बाह्य पदार्थों की अधिक मात्रा होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो है कोशिका की अंतर वस्तुओं पर घूम बिखर जा करके उन अंतर वस्तुओं को घोलने या पाचन करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को स्वलयन या ऑटोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाइसोसोम की झिल्ली के घुल जाने से कोशिका द्रव्य में एंजाइम मुक्त हो जाते हैं, जो उस कोशिका को पचा लेते हैं। मेंढक के टेडपोल का लार्वा में कायान्तरण के समय पूंछ का स्वविघटन इसी कोशिका के पाचन का उदाहरण है। इसको ऑटोफेजी भी कहते हैं, इसको कोशिकीय पाचन भी कहते हैं। और इसमें जो मेंढक की पूंछ और टेडपोल लार्वे की पूंछ घोलने का कार्य में मुख्यतः जो एंजाइम भाग लेता है वो कैथेप्सिन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में वितरण बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। उन कोशिकाओं में अधिक सांद्रित अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो उपापचय रूप से अधिक सक्रिय होती है और जिसमें अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया संगठित रहते हैं। केंद्र के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य के परिधीय भाग में भी माइटोकॉन्ड्रिया वितरित रहते हैं। रासायनिक संगठन देखें तो रेकर ने माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन और लिपिड्स की मात्रा बताई है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70% लिपिड और 20 से 30% जो है लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स का कुल भार का 90% जितने लिपिड होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और 10% लिपिड लेस्ट्रॉल होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ई और अन्य अकार्बनिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सल्फर, कॉपर और आयरन की उपस्थिति का पता चला है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम्स में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज, ट्रांसएमिनेज और कोएंजाइम ऑक्टेन ऑक्सीडेजेस, फैटी एसिड ऑक्सीडेजेस, ये सब्सटेंस से संबंधित सभी माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की आंतरिक झिल्लियों में जुड़े हुए एंजाइम पाए जाते हैं। सक्सिनेटेड हाइड्रोजिनेज, क्रेब्स साइकिल से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का अपना डीएनए होता है, कुछ मात्रा में आरएनए भी होती है। इसके सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के जो निजी प्रोटीन्स और एंजाइम्स होता है उसका संश्लेषण करने में समर्थ होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कक्ष की टिप्पणी करिए तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन का बना होता है। बाहर की ओर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, अंदर की ओर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। तो इस प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में 2 कक्ष कोण का निर्माण होता है। इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो एक्सटर्नल चेंबर कहलाता है या बाह्य कक्ष कहलाता है, जो बाह्य और आंतरिक झिल्लियों के बीच होता है। 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। इसमें अल्प श्यानता और निम्न घनत्व वाला तरल पदार्थ बना होता है। इसमें प्रोटीन, एंजाइम और विद्युत अपघट्य भी होते हैं। इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। दूसरा कक्ष जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरांग जो वाला भाग है वो आंतरिक कक्ष मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें सेंट्रल कैविटी आती है, इसमें श्यांग और तरल पदार्थ भरा रहता है। इस आंतरिक कक्ष को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है, उससे संबंधित सारे के सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। कोशिका चक्र से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर के 2 केंद्रों का निर्माण करता है, जिससे एक कोशिका से एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन में वापस चला जाए उससे पूर्व उपापचयन की दृष्टि से सक्रिय रहता है। इस अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। तो कोशिका चक्र में 2 अवस्थाएं होगी, एक हो गया इंटरफेज, एक समसूत्री विभाजन। इन दोनों को मिलाकर के कोशिका चक्र कहा जाता है। कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की खोज करने का श्रेय हार्वर्ड और पेलक को जाता है, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। तो इंटरफेज जो अवस्था है उसको वापस इसने डिवाइड कर दिया G1, S और G2 फेज में, और जो सूत्री विभाजन की अवस्था है उसको M फेज होता है। इस प्रकार कोशिका विभाजन के चक्र में टोटल 4 अवस्था पाई जाती है, G1, S, G2 और M। G1 अवस्था जो होती है प्रारंभिक वृद्धि काल का समय होता है। इसमें डीएनए के संश्लेषण से संबंधित तैयारियां की जाती है।
एस फेज सिंथेटिक फेज संश्लेषित व्यवस्था कहलाती है, इसमें डीएलए का संश्लेषण किया जाता है। G2 अवस्था, यह अवस्था सेकंड वर्धन काल है और इसके पश्चात एम फेज आ जाती है जो सूत्री विभाजन की अवस्था है। इन प्रावस्थाओं को इस तरह से भी डिवाइड किया जाए कि सूत्री विभाजन की अवस्था और संश्लेषित प्रावस्था के बीच की अवस्था को जीवन कहा जाता है और जीवन और G2 के मध्यवर्ती अवस्था को एस फेज कहा जाता है और G2 और जीवन के मध्य की अवस्था को एम फेज कहा जाता है। यह कोशिका चक्र की बात हुई। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।